नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ज्ञान रंजन द्वारा रचित कहानी फैंस के इधर और उधर। हमारे पड़ोस में अब मुखर्जी नहीं रहता, उसका तबादला हो गया है। अब जो नए आए हैं हमसे कोई वास्ता नहीं रखते। वे लोग पंजाबी लगते हैं या शायद पंजाबी ना भी हो, समझ में नहीं आता कुछ उनके बारे में। जब से वे आए हैं उनके बारे में जानने की अजीब सी झुंझलाहट हो गई है। पता नहीं क्यों मुझसे अनासक्त नहीं रहा जाता। यात्राओं में भी सह यात्रियों से अपरिचित नहीं रहता। शायद यह स्वभाव है। हमारे घर में कोई भी उन लोगों से अनासक्त नहीं रहे। हम लोग इज्जतदार हैं। बेटी बहू का मामला सब कुछ समझना पड़ता है, इसलिए हम लोग हमेशा समझते रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और नए पड़ोसियों की गतिविधियों का इम्प्रेशन बनाते रहते हैं। मैं उन्हें सब परिवार अपने घर बुलाना चाहता हूँ और उनके घर आना जाना चाहता हूँ, पर उन लोगों को मेरी भावनाओं की संभावना भी महसूस नहीं होती। शायद उनका जीवन सामान्य किस्म का नहीं है। वे अपने बरामदे के बाहर वाली कठोर भूमि के हिस्से पर कुर्सियां डाल दिन का काफी समय वहीं बैठे रहते हैं। उनकी ये कुर्सियां हमेशा वहीं पड़ी रहती हैं, रात को भी। लापरवाह लोग हैं, लेकिन उनकी कुर्सियां कभी चोरी नहीं हुई। हमारे मकान के एक तरफ सरकारी दफ्तर है और ऊंची ईंटों की दीवार भी, पीछे 2 मंजिला इमारत के फ्लैटों का पिछवाड़ा है और सामने मुख्य सड़क। इस प्रकार हमारे परिवार को किसी दूसरे परिवार की प्रतीक्षा निकटता अब उपलब्ध नहीं है। बड़े शहरों में एक दूसरे से ताल्लुक ना रख अपने में ही जीने की जो विशेषता देखने को मिलती है, कुछ उन्हीं विशेषताओं और संस्कारों के लोग हमारे नए पड़ोसी लगते हैं। यह शहर और मोहल्ला दोनों शांत है। लोग मंथर गति से आते जाते हैं और अपेक्षाकृत चहलकदमी करते रहते हैं, क्योंकि जीवन में तीव्रता ही नहीं है। इसलिए हमें अपने पड़ोसी विचित्र लगते हैं। मैं बाहर निकलता हूँ, वे लोग सुबह की चाय ले रहे हैं। 9 बजे हैं। पति पत्नी के अलावा एक लड़की है। लड़की उनकी पुत्री होगी। ये 3 लोग ही हमेशा दिखाई पड़ते हैं, चौथा कोई नहीं है। यूं तो लड़की सुंदर नहीं है, पर सलीके वाली युवती है। शायद ठीक से मेकअप करे तो सुंदर भी लगे। मैं देखता हूँ कि वह अक्सर और खूब हंसती है। उसके माँ बाप भी हंसते हैं। वे सब हमेशा खुश ही नजर आते हैं। उनके पास कैसी बातें हैं और वे क्यों हमेशा हंसते हैं? क्या उनके जीवन में हंसते रहने के लिए ढेर सारी सुखद परिस्थितियां हैं? क्या वे जिंदगी की कठिन और वास्तविक परिस्थितियों से गाफिल हैं कि नहीं? मुझे आश्चर्य होता है। मैं अपने घर और पड़ोसी परिवार की तुलना करने लगता हूँ। अभी अभी वे लोग मुझे चौंकाते हुए बेतरह हंसी में फूट पड़े हैं। मेरा ध्यान गुलाब की क्यारियों की तरफ था। मेरी खुरपी रुक गई। उनकी हंसी रुकी नहीं पा रही थी। लड़की कुर्सी छोड़कर उठ गई। उसने छलकने के डर से चाय का प्याला अपनी माँ को थमा दिया। वह सीधे नहीं खड़ी है, दोहरी हुई जा रही है। कोई चुटकुले सरी किसी बात होगी या चुटकुला है जिससे उसकी हंसी ही नहीं रुक रही है? विस्फोट कर दिया उसकी हंसी ने। मुझे तो सुध ही नहीं है, और ना ही उसे सुध रही कि उसका दुपट्टा केवल एक कंधे पर रह गया है। बहुत हो गया। उसकी माँ को भी अब इस बेसुधी पर उसे झिड़कना चाहिए, पर वह भी नहीं। पता नहीं कि उसे भी नहीं बुरा लग रहा। शायद मेरे अलावा उनमें से किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया। मैं प्रतिदिन मजबूर हो जाता हूँ। मुझे अपने नए पड़ोसी के प्रति मन में एक विवश खिंचाव बढ़ता महसूस होता है। मैं ही क्यों, पप्पी भी तो अक्सर कौतूहल से भरी उस लड़की के कुर्ते और कपड़े की तारीफ करती रहती है। रसोई में भाभी भी जब तब उनके घर की तरफ झांकती रहती है। और दादी को तो इतना तक पता रहता है कि पड़ोसी के यहाँ सिंगाड़ा और लौकी खरीदी गई और कब उनके यहाँ चूल्हा सुलगा है। इसके बावजूद वे लोग हम लोगों में रत्ती भर भी रुचि नहीं लेते। वह लड़की हमारी तरफ देखती भी नहीं, उसके माँ बाप भी नहीं। ऐसा भी लगता है कि उनका हमारी तरफ ना देखना सप्रयास हो। बातचीत करने की स्थिति तो सुदूर और अकल्पनीय ही है। शायद उन्हें अपने संसार में हमारे प्रवेश की दरकार ही नहीं है। मुमकिन है कि वे हमें नीचा समझते हो। यहाँ उन्हें हमारी निकटता से किसी अशांति का संदेह और भय हो। पता नहीं इसमें कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन उस लड़की के माँ बाप की आंखों में अपने घर की छाती पर एक जवान लड़का देखकर अपनी लड़की के प्रति वैसा भय नहीं बढ़ता जैसा मेरे दोस्तों को देखकर मेरे पिता के मन में पप्पी के प्रति बढ़ जाता है। उनके यहाँ रेडियो नहीं बजता और हमारे घर में अक्सर जोर से बजता है। उनके घर के सामने छुची जमीन है, कभी एक दूब तक नहीं हुई, और हमारे घर के सामने लॉन है
बगल में तरकारी की बाड़ी और तेज गंध वाले फूलों की क्यारियां भी। और वह लड़की क्यों नहीं मेरी बहन और भाभी को अपनी सहेली बना लेती? उसके माता पिता क्यों मेरे माता पिता से घुल नहीं जाते? वे हमें अपने प्यालों से अधिक सुंदर प्यालों में चाय पीते हुए क्यों नहीं दिखते? अरे उनको चाहिए कि वे हमें अपने संपर्कों की सूची में जोड़ ले। उन्हें हमारी तमाम चीजों से ताल्लुक रखना चाहिए। फेंस पर ही हमारी तरफ घना ऊंचा इमली का पेड़ है। उसमें 6-6 इंच लंबी कलियां लटकती हैं और लड़कियों को इमली देखकर तो एक पागलपन सवार हो जाता है। पर यह पड़ोस की लड़की फलियां देखकर भी नहीं मचलती। उसने कभी हमारे पेड़ की इमलियों में तोड़कर मुझे खुश नहीं किया और इसकी मैं प्रतीक्षा में लगा रहता हूँ। हमारे पड़ोसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसके लिए उन्हें हम कभी हमारा सहयोग पाने की जरूरत समझी हो। जैसे हमारे और दूसरों घर में बहुत सी अंदरूनी और छोटी मोटी परेशानियां तो होती ही हैं, वैसी शायद क्या इनके यहाँ नहीं है? और नहीं होना भी एक अचंभा है। तीनों में से किसी को भी चिंतातुर नहीं पाता हूँ। लड़की के पिता के ललाट पर शायद बल पड़ते हों, पर उसकी माँ तो कभी कभार अपने पर उभल भी पड़ती हो, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता ही नहीं। संभव है कि लड़की के मन में उसका अपना कोई सर्वथा निजी कौन हो, कोई उलझन, जज्बाती कश्मकश हो या कतई ना हो। यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। रात को अधिकतर उनके बीच वाले कमरे में ही रोशनी जलती है, जिसमें मुखर्जी अपने पूरे परिवार को लेकर सोता है। लगता है वे अंदर भी एक साथ बैठे गुफ्तगू करते हैं। उनके पास अंतहीन गाथाएं होगी और ऐसे वार्तालाप की अक्षय तृप्ति वाले विषय। स्वयमेव एक लंबी और ठंडी घूंट सांस छूट जाती है। हमारे घर में तो मौसम, मच्छर, बच्चों की पैदाइश, रिश्तेदार की बहुओं, चूल्हा चौका, वर्तमान का कचूमर निकाल देने वाले भव्य अतीत के दिव्य पुरुषों का ही बोलबाला रहता है। उनके और हमारे बीच, मकान के बीच की फेंस एक नाम मात्र का निषेध है। फेंस मिट्टी की 1 फुट ऊंची मेड़ भर है। कड़वा करौंदा और एक लंबे हिस्से तक सूखी ऐठी जंगली नागफनी का सिलसिला। अज्ञात नामों वाली कुछ झाड़ियां जिनकी जड़ों में हमेशा दीमक लगी रहती है। इन झाड़ियों की पत्तियां कड़े हरे रंग की हैं। मेड़ बीच बीच में कई स्थानों से कट चुकी है। इन रास्तों से सब्जी फल वाला आ जाता है, जमादारीन और अखबार वाला तो आता ही है। पोस्टमैन और दूध वाला बरसों से इन्हीं रास्तों का उपयोग कर रहा है। कुत्ते बिल्लियां बेधड़क आते जाते हैं और पशुओं के चढ़ने से फेंस वैसी की वैसी ही बनी है। कुछ दिन पहले तक मुखर्जी की बच्ची शैला मेरे पास पुस्तक लेने इन्हीं रास्तों से आती जाती रही है। यह इतनी सुविधाजनक और आसान फेंस है कि हम साइकिल से बिना उतरे कटे हुए हिस्सों से खिलवाड़ करते हुए इधर से उधर चले जा सकते हैं, और पहले जाते भी थे, किंतु अब नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोसी के लिए फेंस कभी ना लगने वाला अर्थ ही देती है। उनको आए हुए 3 महीने हो गए। अक्सर पढ़ने के लिए मैं अपना डेस्क बाहर निकालता रहता हूँ। बाहर हवा आजकल बड़ी सुगंध लगती है, उसी तरह जैसे गर्मी की तेज प्यास से बर्फ जल। लेकिन बाहर पढ़ना दुश्वार हो जाता है। आंखें फेंस लांग जाती हैं और मन पड़ोसी के घर मंडराने लगता है। युवा और असंपृक्त लड़की, खुश मिजाज, बैकऑफ माता पिता। काश मैं उनके घर पैदा हुआ होता, मन यूं ही उड़ता है। कभी कभी यह पड़ोसी लड़की अकेली ही बैठी रहती है, कोई काम करती हुई अथवा बेकाम। घूमते घूमते अपने मकान के परले तरफ वाली 4 दीवारी तक चली जाती है। कोहनिया टेक कर सड़क देखती है, फिर लौट आती है। हमारे मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले के आवारा लड़के भी खूब आते हैं। वैसे हमारे मोहल्ले में भी कम नहीं है, लेकिन वह हमेशा अबोध और मुक्त रहती है। उसके डग छोटे और मस्त हैं। इसके विपरीत हमारे यहाँ तो भाभी पूजा के फूल भी पप्पी के साथ ही लेने निकलती है। वे बाहर भी डरती है और घर में भी, और उन्हें डरा के रखा जाता है। पप्पी पर भी तेज निगाह है। एक बार पड़ोसिन की लड़की का पिता अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर बात करने लगा तो तुरंत पप्पी को किसी बहाने घर के अंदर बुला लिया गया। फिर तो उस दृश्य ने हमारे घर में एक खलबली सी मचा दी। कैसी निर्लज्जता है। धीरे धीरे हमारे घर के लोग पड़ोसी को काफी खतरनाक सा समझने लगे। दिन तो बीतते ही हैं। अब हमारे यहाँ जबरन पड़ोसी के प्रति रुचि लेकर अरुचि उगली जाने लगी, जबकि हमारे लिए उनका बिल्कुल ना होने के बराबर है। धीरे धीरे हमारे घर में पड़ोसी को दुनिया की तमाम बुराइयां और रेफरेंस बना लिया गया। हम लोगों की आंखें हजारों बार फेंस के पास जाती और जरूरी गैर जरूरी रोजमर्रा के सभी कामों के बीच यह भी एक रूटीन बन गया हमारे लिए। बहुत सी दूसरी चिंताओं के साथ मन में एक नई समस्या सामने आ गई कि सामने देखना है। मैं खुद भी अपना बहुत सा समय जाया करता हूँ उधर ही देखने में, लेकिन उधर से कोई नजर कभी इधर नहीं आती।
पास का ही आउटर ना पाकर खड़ा डीजल इंजन चीख रहा है। उसकी आवाज का नयापन चौंकाने वाला है। हम सब थोड़ी देर के लिए डीजल इंजन के बारे में ही बातें करेंगे ना। ऐसा ही है। आज वे पड़ोसी दोपहर में घर पर नहीं है। उनके यहाँ 2-3 मेहमान सरीखे लोग आकर ठहरे हैं। कोई हबड़ धबड़ नहीं, रोज किसी निश्चिंतता। मैं उठकर अंदर गया। भाभी बाल सुखा रही थी। फिर पता नहीं क्यों उन्होंने पड़ोसी लड़की से मेरा संबंध जोड़कर एक गुपचुप ठिठोली की। मैं मन में हंसता बाहर आ गया। तभी वह लड़की और उसकी माँ भी पैक किया हुआ सामान लिए शायद बाजार से लौटी। पिता पीछे रह गया। शाम और दूसरी सुबह भी उनके यहाँ लोग आते जाते रहे, पर उन्हें ज्यादा यह नहीं कहा जा सकता। उनके घर में एक साधारण सा पर्व सरीखा वातावरण उभर आया था, किंतु फीका फीका। लेकिन यह सबको चकित करने वाला समाचार लगा जब दूध वाले ने बताया कि उस लड़की का ब्याह पिछली रात को ही हुआ है। यही कोई परेड का कोई बाबू है, आर्य समाज में शादी हुई है। भाभी ने मेरी और मजाकिया खेत से देखा और मुझे हंसी आ गई। बड़ी खुलकर हंसी आई, यह सोचकर कि हम सब लोग कितने हवाई हैं। उनके घर 2-4 लोग बीच बीच में आ रहे हैं। वे लोग घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर चले जाते हैं। ज्यादातर गंभीर और अनुशासन प्रिय लोग। कभी कभी कुछ बच्चे इकट्ठे होकर किलकाते हैं और दौड़ लेते हैं। कहीं कोई धूम नहीं, सब कुछ आसानी सुविधा से होता हुआ जैसा। पता नहीं क्या और किस तरह होता हुआ। हमारे घर में तो यह बड़ी बेचैनी का दिन है। घंटों बाद वह लड़की बाहर आई। शायद पहली बार उसने उस साड़ी पहनी थी। साड़ी संभालते और हाथ में नारियल लिए बरामदे में चली। वह चैतन्य है, लेकिन उसकी मस्त डग साड़ी में लिपटकर बहुत संक्षिप्त हो गए। वह अपनी दृष्टि में अगले कदम के दृश्य को भरकर चलती रही। उसने ना कोई आड़ ली और ना पति से सटकर चलने के बावजूद उसमें परंपरागत नववधु का सा संकुचित बांकपन और लाज ही उत्पन्न हुई। उसके पति की सूरत मुझे अपने किसी दोस्त सी लग रही थी। अरे कोई भी रो पीट नहीं रहा था। लड़की की माँ उसके दोनों गालों को कई बार गहराई से चूम चुकी। पिता उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। अब लड़की की आंखों में हल्के पानी की चमक और नए जीवन का उत्साह छिप नहीं पा रहा है। फैंस के एक कोने से दूसरी तरफ गिलहरियां दौड़ रही हैं। अम्मा मुझसे लड़की के ना रोने पर आश्चर्य प्रकट कर रही है। उनके अनुसार वह पढ़ लिख जाने के कारण एक कठोर लड़की है, जिसे अपने माँ बाप से सच्ची मोह ममता नहीं है। अरे बाबा, आजकल सभी ऐसे होते हैं। पेट काट कर जिन्हें पालो पोसो, उन्हीं की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं। कैसी लड़की है, राम राम। मेरे कानों को कुछ ऐसे सुनने की रुचि नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि अम्मा को धूप आज बड़ी अच्छी लग रही है। धूप का टुकड़ा जिधर खिसकता उसी तरफ माँ भी हट जाती। लेकिन तभी पिता का प्रशासित उपस्थित करते हैं। पहले जमाने में लड़कियां गांव की हद तक रोती थीं, और जो नहीं रोती तो उन्हें मारकर रुलाया जाता था। नहीं तो उनका जीवन ससुराल में कभी सुखी नहीं रह सकता था। पिता को बड़ा दर्द होता है कि आज वैसा नहीं रह गया। पुराना जमाना जा रहा है और आदमी का दिल मशीन हो गया है, मशीन। ऐसे समय हमेशा पिताजी का स्वर तेज हो जाता और आंखों में कलयुग के खंडर नाचने लगते। हमारे घर के आकाश पर बादलों के कुछ छोटे मोटे अकेले टुकड़े आकर आगे निकल गए। पड़ोसी लड़की को उसके माता पिता और रिश्तेदार अब पूरी तरह विदा करने के लिए फाटक तक पहुंचकर खड़े हैं। लड़के वाले वधू के लिए हेराल्ड लाए हैं। हेराल्ड एक रंगीन कमरा लगता है। वह रंगीन कमरा धीरे धीरे खिसकने लगा, अब चला गया है। सबसे अधिक तौबा दादी को है। वे अपने अकेले में ही बड़बड़ा रही हैं। उन्हें यह विवाह शादी बिल्कुल समझ ही नहीं आई। ना रोशन चौकी, ना धूम धड़ाका, ना तरह तरह पकवान। कैसे कंजूसी से शादी की है। ऐसी कंजूसी किस काम की भाई। और फिर ऐसे मौके पर पड़ोसी को भी ना पूछना। ये कहाँ की इंसानियत है रे। राम राम राम। वे लोग लड़की को विदा करके लौट आए। उन लोगों ने अपने अपने लिए कुर्सियां ले ली और बाहर ही बैठ गए। लड़की के चले जाने के बाद उसकी माँ सुस्त और संजीदा हो गई। कई लोग मिलजुल कर उसके मन को गुदगुदाने की शायद चेष्टा कर रहे हैं। मेरा दोस्त राधु यह दावे के साथ साबित करने की कोशिश करता है कि वह लड़की दुनिया देखी हुई है। एक गहरी कमी से उत्पन्न उदासी के अलावा मुझे कुछ और अनुभव नहीं होता। अजीब सा खालीपन, पीछे हटे रहने का खालीपन, अथवा उस लड़की के संबंध में राधु की लापरवाह धारणाओं से उत्पन्न खालीपन। बिल्कुल अज्ञात लड़की के बदचलन होने की बात कभी कभी एक पतित इत्मीनान भी देने लगती कि शायद मैं भी मन के किसी कोने से अपने घर वालों की ही तरह पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। रात शाम को केचुल उतार रही है। फैंस के पार टेबल के इर्द गिर्द बैठे लोग उठकर बिखर गए। रोज की तरह पड़ोसी के पिछले कमरे में बिजली का लट्टू जल गया। दरवाजों के कांचों के खुरचे हुए हिस्से पर मटमैली रोशनी धब्बों की तरह चिपकी है। उनकी रात शांत
और नियमानुसार हो चली है। पता नहीं उन्हें घर में एक व्यक्ति का कम हो जाना कैसा लग रहा होगा, पर हमारे घर में पड़ोसी निंदा का बाजार आज बहुत गर्म है। तो यह कहानी थी फैंस के इधर उधर, जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन।